इंडियन स्टॉक मार्केट के डिपॉजिटरी सिस्टम में सिर्फ दो कंपनीज ऑपरेट करती हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड या सीडीएसएल। दोनों कंपनीज का इंडियन डिपॉजिटरी सिस्टम में एक डुओपोलिस्टिक पोजीशन है। टेक्निकली दोनों कंपनीज के सिमिलर बिजनेस के कारण इनका परफॉर्मेंस भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में एनएसडीएल का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 12% बढ़ा। इस सेम पीरियड में सीडीएसएल का रेवेन्यू 10% बढ़ा। एनएसडीएल का ट्रांजैक्शन रेवेन्यू मतलब कंपनी के अर्निंग्स का मेन सोर्स ईयर ऑन ईयर 7% बढ़ा। सीडीएसएल के केस में कंपनी का ट्रांजैक्शन रेवेन्यू 6% कम हो गया। दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट तो करते हैं, लेकिन इन दोनों का परफॉर्मेंस काफी अलग था। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के डिपॉजिटरी इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिपॉजिटरीज होते क्या हैं, फिर हम एनएसडीएल और सीडीएसएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। एंड में हम इन दोनों कंपनीज के इतने अलग परफॉर्मेंस का रीजन भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिपॉजिटरीज एग्जैक्टली होते क्या हैं। देखो दोस्तों, जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो अब आपको इसका फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। मतलब ये एक बैंक अकाउंट जैसा है, लेकिन आपके स्टॉक्स के लिए। एनएसडीएल और सीडीएसएल वो कंपनीज हैं जो इन अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, इन्हें ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट्स इशू या दूसरे कॉर्पोरेट एक्शंस भी हैंडल करते हैं और दूसरे स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम भी हैंडल करते हैं। एनएसडीएल इंडिया का पहला डिपॉजिटरी था। ये 1996 में लॉन्च हुआ था और डीमटेरियलाइजेशन का एक जरूरी हिस्सा था। सीडीएसएल 1999 में लॉन्च हुआ। सीडीएसएल ने अगले 20 साल मार्केट शेयर कैप्चर करने में फोकस किया। डीमैट अकाउंट्स के बेसिस पे सीडीएसएल 80% मार्केट शेयर के साथ लीड कर रहा है, लेकिन अगर वैल्यू के बेसिस पे देखें तो सिचुएशन बदल जाता है। एनएसडीएल के पास 86% मार्केट शेयर है। शेयर्स के क्वांटिटी के बेसिस पे भी एनएसडीएल लीड करता है। कंपनी के पास 85% मार्केट शेयर है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एनएसडीएल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को सर्व करता है। इसीलिए एनएसडीएल के पास शेयर्स ज्यादा नंबर और वैल्यू में है। एनएसडीएल का एवरेज इन्वेस्टर 1.23 करोड़ रुपीस के सिक्योरिटीज होल्ड करता है। वहीं सीडीएसएल का एवरेज इन्वेस्टर बस 5 लाख रुपए का। मतलब सीडीएसएल का फोकस रिटेल इन्वेस्टर्स में लिमिटेड है। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में इंडियन मार्केट एनवायरनमेंट थोड़ा डिफिकल्ट था। सेबी ने नए डेरिवेटिव्स रूल्स लाए। एफआईआईज नेट सेलर्स थे। रिटेल पार्टिसिपेशन भी कम हुआ। डीमैट अकाउंट्स नॉर्मली 3.5 टू 4 करोड़ अकाउंट्स पर ईयर के रेट पे ऐड हो रहे थे, लेकिन ये नंबर भी 2 करोड़ तक कम हो सकता है। चलिए अब दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले एनएसडीएल से शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में एनएसडीएल के नंबर्स कंपनी के पोजीशनिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू 12% बढ़ा और 400 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 21% बढ़ा और 204.2 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ये अच्छे रेवेन्यू और ग्रोथ नंबर्स हैं, लेकिन इस रेवेन्यू का कंपोजिशन या इसके सोर्सेज इंटरेस्टिंग है। स्टैंडअलोन बेसिस पे एनएसडीएल के दो रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पहला है रिकरिंग फीस। इसमें एनुअल कस्टडी चार्जेस, डीपी फीस, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज एक्सेट्रा इंक्लूडेड हैं। दूसरा है ट्रांजैक्शन फीस। इसमें सेटलमेंट चार्जेस, ई वोटिंग, प्लेज फीस, आईपीओ प्रोसेसिंग एक्सेट्रा आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी की एनुअल कस्टडी फीस 44% बढ़ी और 61.6 करोड़ रुपीस से 88.7 करोड़ रुपीस तक पहुंची। और ऐसा कैसे हुआ? इसके भी दो रीजंस हैं। पहले से ज्यादा कंपनीज अपने शेयर्स डीमटेरियलाइज करा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में एनएसडीएल ने 11,500 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज एडमिट किए। कंपनी का टोटल क्लाइंटेल बस 18 मंथ्स में 46,000 से 1,02,000 तक पहुंच गया। हर कंपनी एनएसडीएल को एक एनुअल फीस देती है, जो उसके नंबर ऑफ फोलियोज पे डिपेंड करता है। एनुअल कस्टडी फीस में ग्रोथ का दूसरा रीजन है एनएसडीएल के ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के लिए एनुअल फीस। ये कंपनी के लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम है। लगभग 600 कंपनीज इसका यूज डिबेंचर कवेनेंट्स या रेस्ट्रिक्शंस मॉनिटर करने के लिए करते हैं। फिलहाल ये एक छोटा ऑपरेशन है, लेकिन ये एक नया रेवेन्यू सोर्स है और ये पूरी तरह से टेक इन्वेस्टमेंट से बना हुआ है। लेकिन जहां कंपनी का कस्टडी फीस बढ़ा, वहीं कंपनी का सेटलमेंट फीस रेवेन्यू 13.9 करोड़ रुपीस तक गिर गया। सेटलमेंट फीस एनएसडीएल के लिए एक साइक्लिकल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन इस सोर्स का एनएसडीएल के टोटल रेवेन्यू में बस 7% शेयर है।
वहीं CDSL के सेटलमेंट फीस का कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 25% शेयर है। तो जब मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम होते हैं तो इसका इम्पैक्ट NSDL पे कम पड़ता है और CDSL पे ज्यादा। फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड क्वार्टर AGM सीजन होता है और NSDL इंस्टीट्यूशनल ई वोटिंग सेगमेंट का लीडर है, इसीलिए NSDL का ई वोटिंग रेवेन्यू 25% बढ़ा और 28.9 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ओवरऑल कॉर्पोरेट एक्टिविटी स्लो हुआ, लेकिन इस सेगमेंट में भी कंपनी का रेवेन्यू 6% बढ़ा। प्लेजेस, मार्जिन प्लेजेस और CAS या कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट फीस जैसे अदर ट्रांजैक्शन चार्जेस में 23% का ग्रोथ हुआ। कंपनी के ज्यादातर सेगमेंट्स के रेवेन्यू ग्रोथ का इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन में भी दिखा। कंपनी का EBITDA मार्जिन सेकेंड क्वार्टर में 64% था। ये पिछले साल के 66% से थोड़ा कम है, लेकिन ये इंटेंशनल है क्योंकि NSDL के कॉस्ट भी बढ़े हैं। कंपनी के टेक कॉस्ट्स और एम्प्लॉय कॉस्ट्स ईयर ऑन ईयर 27% बढ़े। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 30 करोड़ रुपीस का टेक केपेक्स भी किया है। ये ऑलमोस्ट कंपनी के पूरे लास्ट ईयर के 35 करोड़ रुपीस के बराबर आ चुका है। मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी शायद अपने कॉस्ट्स फ्रंट लोड कर सकती है, इससे मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट्स के स्टार्टिंग में ही ज्यादा पैसे खर्च करेगी, जिससे इसके शॉर्ट टर्म मार्जिन्स कम हो सकते हैं। कई सालों से NSDL का ग्रोथ स्लो था। कंपनी के पास नए डीमैट अकाउंट्स का बस लगभग 10% था, बाकी का 90% CDSL के पास था। लेकिन फाइनेंशियल 26 के सेकेंड क्वार्टर में NSDL का नए अकाउंट्स में शेयर 17.6% तक बढ़ गया। ये लास्ट ईयर के 9.9% से ऑलमोस्ट डबल है। और कंपनी ने ऐसा किया कैसे? NSDL ने न्यू एज फिनटेक ब्रोकर्स को ऑनबोर्ड किया। मैनेजमेंट ने कहा कि एक बैंगलोर बेस्ड फिनटेक ब्रोकर, गुड़गांव बेस्ड फिनटेक और एक बहुत बड़ी बॉम्बे बेस्ड नई कंपनी उनके पाइपलाइन में है। इंडिया में फिलहाल ओवरऑल डीमैट ग्रोथ स्लो है। NSDL ने इस फेज का यूज कैपेसिटी बिल्ड करने और एडिशनल मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए किया। भले ही इसके लिए कंपनी को कॉस्ट फ्रंट लोड करके मार्जिन प्रेशर से डील करना पड़ा। इस ग्रोथ के बावजूद मैनेजमेंट ने एक वार्निंग दिया, अनलिस्टेड शेयर्स के इशू का ग्रोथ अब पीक हो चुका है और ये अब स्लो हो रहा है। फ्यूचर में कंपनी के रेवेन्यूज कम हो सकते हैं। NSDL ने 18 मंथ्स में 90,000 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। ये बूम MCA के 2018 रूल्स के कारण हुआ, जिसमें सारे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को डीमटेरियलाइज करने कहा गया। इस रेगुलेशन का फायदा अब पूरी तरह से लिया जा चुका है। फ्यूचर में कस्टडी फी ग्रोथ स्लो होगा। NSDL इस स्लो ग्रोथ में भी अपना पोजीशन स्ट्रांग रखने के लिए करंटली एक टेक हैवी और कम साइक्लिकल एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है। अब बात करते हैं CDSL की। फाइनेंशियल 26 का सेकेंड क्वार्टर कंपनी के लिए काफी अलग था। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 12% बढ़ा और 341 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। स्टैंडअलोन रेवेन्यू 10% बढ़ा और 290 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन कंपनी का कंसोलिडेटेड पैट ईयर ऑन ईयर 18% गिरा और 140 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन ये शायद कंपनी के लिए एक क्राइसिस नहीं है, ये एक हाई बेस इफेक्ट का रिजल्ट हो सकता है। एक साल पहले यानी फाइनेंशियल 25 के सेकेंड क्वार्टर में और एक क्वार्टर पहले मतलब फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में CDSL ने डिविडेंड विंडफॉल्स के कारण प्रॉफिट रिपोर्ट किया। लास्ट क्वार्टर ये प्रॉफिट 47.5 करोड़ रुपीस था और लास्ट ईयर ये प्रॉफिट 62 करोड़ रुपीस था। कंपनी ने ये प्रॉफिट अपने सब्सिडियरीज CVL और CIRL से कमाया। फाइनेंशियल 26 के सेकेंड क्वार्टर के लिए मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी का प्रॉफिट प्योरली अपने कोर ऑपरेशंस और रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से आया। मतलब अगर वन टाइम डिविडेंड गेन्स को ना देखा जाए तो कंपनी ने एक्चुअली अच्छा ही परफॉर्म किया है। लेकिन कंपनी में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एनुअल इश्यूज चार्जेस 44% बढ़े। NSDL की तरह ही ये अनलिस्टेड कंपनीज के बूम से हुआ, लेकिन कंपनी के ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर 6% कम हुए। ये कंपनी के सेटलमेंट फीस पे डिपेंडेंस का इम्पैक्ट हो सकता है। इस पीरियड में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लगभग 19% गिरे, इससे कंपनी का ट्रांजैक्शन रेवेन्यू कम हुआ होगा। कंपनी का दूसरा प्रॉब्लम है CVL। ये CDSL का KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी या KRA सब्सिडियरी है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में CVL का टोटल इनकम 144.41 करोड़ रुपीस से 92.84 करोड़ रुपीस तक गिर गया। CVL का पैट भी 66.48 रुपीस से 27.09 करोड़ रुपीस तक गिर गया। मैनेजमेंट ने कहा कि K फिनटेक ने KRA स्पेस एंटर किया और कुछ फिनटेक ब्रोकर्स ने इसके सर्विसेज यूज करना स्टार्ट कर दिया है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि कंपनी पे इसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं पड़ा है। जब एनालिस्ट्स ने CDSL के इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट का शेयर 93% से 82% तक गिरने के बारे में पूछा तो कंपनी के CEO ने कहा कि अगर नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन कम होते हैं तो यह चिंता का कारण हो सकता है। CDSL ने फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 56 लाख अकाउंट्स ऐड किए
और सेकेंड क्वार्टर में 66 लाख। मतलब कंपनी के न्यू अकाउंट्स के नंबर्स में ग्रोथ ही आया है। एनएसडीएल के पास न्यू अकाउंट ओपनिंग्स में 17.6% शेयर तो है, लेकिन ये बस 29 लाख अकाउंट्स हैं। सीडीएसएल के पास अभी भी 1.5 करोड़ अकाउंट्स हैं। सीडीएसएल का फोकस हर रिटेल इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करने में नहीं है। कंपनी अपने करंट 16.8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स को सर्व करने और इनसे और पैसे कमाने में फोकस कर रही है। और कंपनी ऐसा करेगी कैसे? वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू। कंपनी का इंश्योरेंस रिपोजिटरी एक छोटे बेस से ग्रो कर रहा है, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर 30% बढ़ा है। कंपनी का एलआईसी इंटीग्रेशन भी लाइव होने वाला है। मार्जिन फंडिंग में ग्रोथ के कारण कंपनी के प्लेज बिजनेस में भी ग्रोथ आ रहा है। सीडीएसएल रिटेल ई वोटिंग और कॉर्पोरेट एक्शन स्पेस में भी लीडर है। कंपनी के मैनेजमेंट ने एक डिफेंसिव स्टैंस लिया और इन्वेस्टर्स को मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने कहा। कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स में हाई एक्सपोजर के कारण मार्केट वीकनेस के टाइम में अंडर परफॉर्म करती है। जब मार्केट्स में वापस स्ट्रेंथ आएगी तो सीडीएसएल को डीमैट अकाउंट्स में हायर मार्केट शेयर से फायदा हो सकता है। तो भले ही एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों सेम मार्केट में ऑपरेट करते हो, दोनों कंपनीज के ऑपरेशंस काफी अलग थे। इसका कारण कंपनीज के क्लाइंटेल में डिफरेंस। देखो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, एनएसडीएल का एवरेज इन्वेस्टर लगभग 1.23 करोड़ रुपीस के सिक्योरिटीज होल्ड करता है। वहीं सीडीएसएल का इन्वेस्टर लगभग 5 लाख रुपीस के सिक्योरिटीज होल्ड करता है। एनएसडीएल का डीमैट वैल्यू पर इन्वेस्टर 1,30,000 शेयर्स है और सीडीएसएल का 6,000 शेयर्स। ये बस नंबर्स का डिफरेंस नहीं है, दोनों कंपनीज बहुत अलग अलग इन्वेस्टर टाइप्स को सर्व करते हैं। एनएसडीएल एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एचएनआईज और फैमिली ऑफिसेज जैसे बड़े क्लाइंट्स को सर्व करता है। ऐसे क्लाइंट्स कस्टडी फीस, कॉर्पोरेट एक्शन फीस और प्लेज फीस जैसे रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करते हैं, जो साइक्लिकल नहीं होते। लेकिन ये क्लाइंट ज्यादा ट्रेड नहीं करते। वहीं सीडीएसएल आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को सर्व करता है। ये अकाउंट्स ट्रेड करते हैं और इससे जनरेट होने वाला फीस साइक्लिकल होता है। जब मार्केट में वीकनेस आता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स पहले रिएक्ट करते हैं। ये ट्रेड करना रोक सकते हैं। इससे सीडीएसएल पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे मार्केट कंडीशंस में एफआईआईज भी मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं, जिससे एनएसडीएल पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन मार्केट के सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं निकल जाते, तो एनएसडीएल का क्लाइंटेल सीडीएसएल जितना अफेक्ट नहीं होता। तो सीडीएसएल वीक मार्केट्स के कारण स्ट्रगल कर रहा है और एनएसडीएल इस टाइम में अपना बिजनेस फ्यूचर प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सीडीएसएल मार्केट के साथ कमबैक कर पाएगा? क्या एनएसडीएल का ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।